आज की क्लास में स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्रेसर होता है और जो कंडेंसर होता है वो कितने तरीके का होता है और उसके टाइप्स के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, जो उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। आज थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए इवेपोरेटर के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन डिवाइसेस और चौथा इवेपोरेटर। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब इवेपोरेटर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, एक तरीके की हीट ट्रांसफ़र सरफेस ये भी होता है, तो हीट एक्सचेंजर भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कंडेंसर जैसा हीट एक्सचेंजर नहीं है। तो हीट ट्रांसफ़र सरफेस होता है जिसमें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब जाता है इसके अंदर तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड टू वेपर फॉर्म में। तो कोशिश ये की जाती है कि जो ये कन्वर्जन हो उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, टेम्परेचर ना बढ़े, या इनलेट और आउटलेट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो जीरो हो। लेकिन होता क्या है कि जनरली अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ वही चीज़ बताया है यहाँ पर। तो हमने जो लिखा है यहाँ यही चीज़ लिखा है, इट इज़ एनी हीट ट्रांसफर सरफेस इन विच अ वोलेटाइल लिक्विड इज़ वेपराइज्ड for the purpose of removing heat from the refrigerated space or product and also cooling it its own coil। ये चीज़ जाहिर सी बात है, इसको हम जो है और भी नामों से जानते हैं। कौन कौन से? जैसे इसको चिलर भी कहते हैं, फ्रीज़र भी कहते हैं, कूलिंग कॉयल भी कहते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होती है उसके हिसाब से इसके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन फंक्शन सबका एक ही है, एक ही बात है। एप्लीकेशन वाइज हम पुकारते अलग अलग तरीके से हैं, कहीं चिलर, कहीं फ्रीजर और कहीं कूलिंग कॉयल। जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जनरली जो होती है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र और सरफेस एरिया, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उस पर, और टेम्परेचर डिफरेंस इस पर डिपेंड करती है। तो ये जो है ये किस मीडियम को ठंडा करना है उसका टेम्परेचर है। ये जो है सैचुरेशन टेम्परेचर लिक्विड का है। ये जो है इवेपोरेटर प्रेशर पर, तो ये आ जाता है। तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, ये तो लिखी दी है यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी जो होती है किसी भी इवेपोरेटर की, वो हम इस फार्मूले से ही देते हैं। पहले भी आपने पढ़ा होगा इसको, हीट एंड मास ट्रांसफ़र जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने तो उसमें भी पढ़ाया गया होगा। ये जनरली जो इवेपोरेटर होता है उसको 3 मेन कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए। जब भी कभी इवेपोरेटर डिज़ाइन किया जाता है तो ये सोचते हुए कि वो कम से कम 3 जो कंडीशन है उसको ज़रूर ये फुलफ़िल कर रहा होगा। पहला ये कि इसके अंदर इतना एनफ सरफेस होना चाहिए, इतना पर्याप्त सरफेस होना चाहिए कि वो जो है वो किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के बिना हीट को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब इनलेट और एग्ज़िट के बीच में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले उस स्पेस पे जहाँ पर रेफ्रिजरेशन होना है। तो ये वहाँ से इस तरीके से। और क्या होना चाहिए, और इतना सरफेस इसके अंदर स्पेस होना चाहिए कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर रेफ्रिजरेंट आसानी से सेपरेट हो सके उसमें, है ना। जब वेपराइज हो तो वो आसानी से लिक्विड से सेपरेट हो जाए। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि जब भी कभी इसमें सर्कुलेशन हो रहा हो रेफ्रिजरेंट का तो उसमें कोई प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा इनलेट और आउटलेट के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं। जब भी कभी हम इवेपोरेटर डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि ये 3 रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल होनी ही चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कैपेसिटी पर, वो क्या क्या हैं? देखो, जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट करेंगे और सरफेस एरिया को इफ़ेक्ट करेंगे, वही सारे फैक्टर्स होंगे। उसमें क्या होगा, पहला तो मटेरियल हो गया। तो जो मटेरियल हो गया वो अच्छा एक कंडक्टर होना चाहिए हीट का, बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर होगा तभी ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बढ़ जाएगा।
ब्रास कॉपर जनरली यूज़ किया जाता है। अमोनिया के लिए नहीं यूज़ करते ब्रास कॉपर को, लेकिन जनरली सबके लिए ब्रास को और कॉपर को यूज़ किया जाता है। आयरन स्टील जनरली सस्ता होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, आयरन और स्टील। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें कोरोजन वाला जो इफ़ेक्ट आता है वो बार बार उसके लिए जो है उसको बदलना पड़ता है। और जो एल्युमिनियम भी यूज़ होता है, लेकिन एल्युमिनियम को फ्रीऑन के लिए नहीं यूज़ करते, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मटेरियल में ये सारी बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात आती है टेम्परेचर डिफरेंस का, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस, चूँकि जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट ट्रांसफर रेट उतना ही बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होना चाहिए बहुत ही जैसे मान लीजिए कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ज़्यादा अगर बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो उस केस में फिर रेफ्रिजरेशन किस तरीके से होगा, बात यहाँ पर आ रही है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस 8 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, जहाँ पर जैसे मीट या इस तरीके के प्रोडक्ट को हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर। और जो हाई टेम्परेचर डिफरेंस जनरली जो है वो प्रिफ़र नहीं किया जाता। एक थोड़ा ही मतलब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का या 5 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो और भी क्या कह रहा है कि वेलोसिटी रेफ्रिजरेंट की, भाई वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस केस में वेलोसिटी कब इंक्रीज़ होगी, जब प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा या प्रेशर जो है डिफरेंस इनलेट और आउटलेट के बीच में ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी रेट बढ़ जाने से हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअल में होना ये चाहिए कि वेलोसिटी रेट उतना ही रखना चाहिए जितने में वेपर जो है आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर ले। भाई सफिशिएंट टाइम भी तो आप देंगे उस वेपर को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए हीट को। अब आपने ज़्यादा कर दिया तो जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड और वेपर मिक्स स्टेट में जाएगा कंप्रेसर में, मतलब वेट स्टेट में जाएगा, बजाय ड्राई सैचुरेटेड या ड्राई स्टेट में जाने के वो वेट स्टेट में जाएगा। उससे कंप्रेसर के वाल्व ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो प्रयास यही किया जाता है कि जो वेलोसिटी है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर रखी जाए। वाल्व थिकनेस इवेपोरेटर कॉइल की, वाल्व थिकनेस जो होता है वो इफेक्ट तो डालता ही है, ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये बहुत अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए। कॉपर का जनरली रखा जाता है, अच्छे रेफ्रिजरेटर्स में कॉपर का रखा जाता है, और एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कॉपर जो होता है एक्चुअल में कॉपर में अगर कभी लीकेज आता है तो उससे रिपेयर हो जाता है आसानी से, और एल्युमिनियम के केस में लीकेज आसानी से रिपेयर नहीं हो सकता, वहाँ प्रॉब्लम ही आती है। और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के बारे में अगर भाई जाहिर सी बात है कि अगर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी है, हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमने बता, ये चीज़ यहीं पर लिख दिया है मैंने, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी। तो उसमें क्या क्या है, मटेरियल है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वेलोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट है, वाल्व थिकनेस ऑफ इवेपोरेटर कॉइल है, और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं, कहने का मतलब इस इक्वेशन को प्रभावित करते हैं, है ना। आइए अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसके कुछ टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप्स के बारे में बात किया गया, वो 2 तरीके से क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसके ऊपर बेस करके। तो पहला आता है फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर। तो ये फ्लडेड टाइप, इसको ओवरफीड इवेपोरेटर भी बोलते हैं, है ना। तो जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो सर्कुलेट होता है थ्रू द इवेपोरेटर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और उसको हम वेपराइज कर लेते हैं। तो फ्लडेड मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा, ओवरफीड हो गया, ओवरफीड ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस केस में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कराते हैं और उसको वेपराइज कराते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये, और इसमें जो है जो रेफ्रिजरेंट का लिक्विड लेवल है वो एक हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो फ्लडेड टाइप में ये चीज़ आ जाती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लडेड टाइप हीट ट्रांसफ़र जो है ये इवेपोरेटर है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड और वेपर का जो है मिक्सचर ये फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से, और
ये यहाँ पर ये कंप्रेसर की तरफ निकल गया, सक्शन कंप्रेसर यहाँ से सक करेगा इसको, ये कंप्रेसर की तरफ सक्शन हो रहा है इधर ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये, ठीक है। और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इधर से देखिए ये यहाँ से एंटर कर रहा है इस केस में, और ये देखिए लेवल यहाँ पर इसका मेंटेन है। तो ये जो है ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर ये फ्लो करेगा और ये जो है इस वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और कन्वर्ट होकर के इधर से फिर ये निकल जाएगा कंप्रेसर में। तो इसमें जो है ये इसमें हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो होल सरफेस होती है इवेपोरेटर कॉइल की, इसमें वो सब कांटेक्ट होती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट के, और बड़ा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और ये सब बड़े बड़े जितने भी इंस्टॉलेशन बड़े वाले होते हैं, लार्ज इंस्टॉलेशन इनको बोलते हैं, केमिकल प्लांट में होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, वहाँ इनको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, ये होता है ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेटर। तो ड्राई या डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेटर जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो इस तरीके से इसके अंदर फीड किया जाता है कि वो जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में फीड किया जाता है, ऐसा कह लीजिए कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में फीड किया जाता है, और जब वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता है कुछ समय के बाद, तब फिर उसको जो है वो कंप्रेसर में भेजा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये मतलब वहाँ पर जो है इस वाले में तो ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता है, और इस वाले में लिमिटेड मात्रा में, जब वो वेपराइज हो गया तब फिर कंप्रेसर में भेजेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये ड्राई एक्सपेंशन टाइप में आ रहा है। यहाँ पर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ एंटर किया, और एंटर करने के बाद लिक्विड वेपर मिक्सचर और ये पूरा ये कम्प्लीटली वेपराइज हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो है इसके अंदर जब एंटर किया तो कम्प्लीटली वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने के बाद सक्शन टू कंप्रेसर में चला गया। तो ये इस तरीके से होता है, ये ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर कहलाता है। तो इस वाले में क्या होता है कि जो इस वाले में एक यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर इसमें एक फीलर बल्ब लगा हुआ होता है, जो इसमें एक्सपेंशन वाल्व जो है इसके अंदर जो लगा हुआ होता है वो क्या करता है, वो रेट को, जो फ्लो रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो जो फीलर बल्ब होता है उसके माध्यम से, हम आगे बताएंगे भी वो फीलर बल्ब किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब अभी हम आगे आके जब एक्सपेंशन डिवाइस भी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी बताया जाएगा आपको। ये डायरेक्ट या ड्राई टाइप जो है एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेटर वहीं यूज़ होते हैं जहाँ पर 150 टन से कम का रेफ्रिजरेशन लोड बियर करना होता है, और 150 टन से कम रेफ्रिजरेशन लोड होता है, उसी जगह पर इनको लगाया जाता है। अब दूसरे तरीके का जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेसेस, तो सरफेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बेसिस पर सरफेस किस तरीके की बनी हुई है। तो पहला हो गया बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। तो बेयर ट्यूब इवेपोरेटर किस तरीके से होगा, ज़रा देखिए। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये जो है ये बेयर ट्यूब इवेपोरेटर की फिगर है। ज़्यादातर ये कहाँ पता है आपको कहाँ दिखते हैं, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए होते हैं, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स, उसमें ये यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन वैसे तो कई तरीके की हो सकती है, कई शेप और साइज़ में हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ एक सिंपल सा आपको दिखाया गया है, एक ट्यूब टाइप की दिखाई गई है। ये ट्यूब जनरली कॉपर की रखते हैं या स्टील पाइप की रखते हैं, और जहाँ पर बहुत बड़ा अगर इवेपोरेटर चाहिए होता है तो वहाँ पर हम स्टील की बनाते हैं, जहाँ पर अमोनिया जैसा रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे होते हैं, और लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं ये, और ये अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग इसकी शेप और साइज़ रखी जाती है। अब अगले तरीके का जो इवेपोरेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लेट सरफेस टाइप इवेपोरेटर। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है प्लेट भी लगी होगी, प्लेट की सरफेस। ये जो फिगर दिखाई जा रही है ये प्लेट सरफेस टाइप का इवेपोरेटर है। ये अलग अलग डिज़ाइन होती है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ये आपको दिखाई गई है। इसमें यहाँ पर देखिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन ज़्यादा अंदर जा रहा है, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट उधर से बाहर आ रहा है ना। ये प्लेट लगाई गई, देखिए ये प्लेट का सरफेस, यहाँ पर प्लेट से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ा दिया जाता है। ये भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इस तरीके के भी यूज़ किए जाते हैं, और फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो इसके जो यूज़ होते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फूड इंडस्ट्री में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
एक ये प्लेट यूज़ हो गई है, ये शीट टाइप की, कहीं कहीं 2 शीट आगे पीछे लगा देते, कहीं सिंगल शीट होती है इस तरीके की। अब इसी में ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेसेज में जो लास्ट तक आता है वो आता है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर। तो फिन्ड ट्यूब मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ट्यूब के साथ फिन भी अटैच्ड होंगी, जाहिर सी बात है, पढ़ते ही समझ में आ जा रही है बात। ये देखिए, ये है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर। यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आता है और अलग अलग पाइप से पास होते हुए पासेस से देखिए सबके साथ फिन्स लगा दी गए हैं, बहुत सारी देखिए ये प्लेट टाइप फिन्स लगी हुई हैं, ये अलग अलग, ठीक है। ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इनके नंबर ऑफ़ प्लेट्स बढ़ाई या घटाई जाती हैं और इनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ये इस तरीके से ये जैसे बेयर ट्यूब में ही जो है ये मॉडिफिकेशन होता गया, पहले एक प्लेट लगाई गई, अब नंबर ऑफ़ प्लेट्स यहाँ पर देखिए ये फिन टाइप हो गया यहाँ पर, है ना। तो फिन ट्यूब इवेपोरेटर जो होता है वो विंडो टाइप एयर कंडीशनर जितने भी लगे होते हैं उनमें ये यूज़ होता है, विंडो टाइप एयर कंडीशनर होता है वहाँ जो चीज़। और भी बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री के सेल्सियस के आसपास मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका फिन ट्यूब इवेपोरेटर होता है। तो बात हम अब एक्सपेंशन डिवाइसेस की करेंगे। देखिए, जो एक्सपेंशन डिवाइसेस है उसको हम रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो इससे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट को भेजना है इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को। तो ये सारी चीज़ें, और प्रेशर भी हम जो है यहाँ पर रिड्यूस करते हैं इसके थ्रू। तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी होते हैं एक्सपेंशन डिवाइसेस जितनी भी होती हैं। तो जब बेसिकली ये यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट थ्रू आउट द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो जनरली इसको हम जो है देखते हैं इवेपोरेटर के पहले लगा हुआ है ना। ये 6 तरीके का होता है, अगर देखा जाए तो ये 6 तरीके का होता है। पहला हैंड एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, तीसरा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, चौथा कैपिलरी ट्यूब। जनरली ये 4 ही यूज़ होते हैं, बाकी ये 2 और भी हैं, लो साइड फ्लोट और हाई साइड फ्लोट। आपको हम ये 4 तो बताएंगे ही बताएंगे जो आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर जगहों पर यही यूज़ किए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम आपको हैंड एक्सपेंशन वाल्व दिखाते हैं किस तरीके का होता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आप इधर से देखिए, इधर से बैठ करके इस तरफ से आप देखेंगे, इधर से, तो इधर से आप देखेंगे तो आप बैठिए इस साइड पर, इस साइड बैठिए आप, और आप ऊपर की तरफ आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये हैंडल है इसका, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीडल है। मेन यहाँ पर काम इसी का होता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है और जितना ये नीडल की ओपनिंग होती है उसी हिसाब से इधर से प्रेशर रिड्यूस करके जाता है। तो ये जो हैंड एक्सपेंशन वाल्व है ये, तो चूँकि हैंड ऑपरेटेड होगा ही, इस पर जो नीडल वाल्व है ये, वो जो इसके अंदर नीडल ये लगी हुई होती है वो हैंड ऑपरेटेड होती है, इसीलिए हैंड एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है। तो इसके थ्रू जो है हम प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं इधर से इधर के बीच में। तो और ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो बड़े सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर आइस बनाना होता है, आइस प्लांट में, कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो है ये मतलब एक सिंप्लिसिटी तो ये कोई यही होती है कि ये सस्ता होता है कॉस्ट में, हैंड ऑपरेटेड होता है और इनिशियल कॉस्ट इसकी जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। लेकिन चूँकि अब बार बार मैनुअली यूज़ किया जा रहा है तो मैनुअल कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, तो वो चीज़ आ जाती है, यहाँ पर फैक्टर दूसरा आ जाता है। और इस वाले केस में सिंप्लिसिटी भी है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर लोड चेंज होता है, अगर लोड लगातार चेंज हो रहा है, कूलिंग लोड कंडीशन अगर लगातार चेंज हो रही है, तो उस केस में एडजस्टमेंट बार बार ऑपरेटर को करना पड़ता है उठ करके कि कितनी नीडल की ओपनिंग हर बार होनी है। तो उसके हिसाब से जो कूलिंग लोड कंडीशन चेंज होगी तो उस केस में ये जो ऑपरेटर है उसका लेबर उसका जो है चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की है। समय से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन, इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व कहा गया है या ऑटोमेटिक
प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है, देखिए इसमें क्या है कि एक यहाँ पर ये डायफ्राम है ये, तो इसमें जो यहाँ से डायफ्राम में अब होता क्या है कि ये स्प्रिंग यहाँ देखिए लगी हुई है ये, और ये एडजस्टेबल स्क्रू है, हम उसके हिसाब से हम इस पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को और इसकी जो है जो स्टिफनेस है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो स्प्रिंग है ये। अब कह रहा है ये स्प्रिंग का अब तो अपना एक प्रेशर होगा और ये इवेपोरेटर का प्रेशर होगा, और वो बैलेंस किससे हो रहा है, यहाँ पर ये डायफ्राम से बैलेंस हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि जब ये अपर साइड का प्रेशर लोअर साइड के प्रेशर से कम होगा तो ये बॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से रेफ्रिजरेंट का फ्लो नहीं चाहते, ये तो स्ट्रेनर लगा हुआ है धूल वूल छाँटने के लिए या गंदगी छाँटने के लिए, अगर रेफ्रिजरेंट में कुछ आ जाती है तो उसके लिए स्ट्रेनर लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये नीडल या सीट लगी हुई है, मेन काम यहीं से होता है। तो जो इवेपोरेटर का जो प्रेशर है ये, जहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर जा रहा है, तो इवेपोरेटर का प्रेशर जैसे ही लो होगा, कम होगा, तो ये स्प्रिंग का जो होगी, स्प्रिंग क्या होगी, यहाँ से ये इसको आगे की तरफ पुश करेगी रॉड को, ये जो रॉड होती है, तो इससे जो होगा ये क्या होगा, ये बॉल नीचे की तरफ आएगा और ये जगह यहाँ से देखिए अगल बगल से खुल जाएगी और रेफ्रिजरेंट अंदर चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ आएगा उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेंट, जितनी देर तक आएगा उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इधर जाएगा। और जैसे रेफ्रिजरेंट यहाँ भरेगा तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर जब जैसे प्रॉपर प्रेशर मेंटेन होगा, तो जब प्रेशर यहाँ का यहाँ के बराबर हो जाएगा तो ये बॉल क्लोज हो जाएगा। या जब ज़्यादा प्रेशर होगा यहाँ का यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, बॉल क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर यहाँ का यहाँ के प्रेशर से कम हुआ, स्प्रिंग प्रेशर से, तुरंत बॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ही जो है ये बॉल ओपन हो जाता है, और ये जो है ये लगातार क्या करता है, ये बॉल ये हमेशा जैसे ही प्रेशर का यहाँ का प्रेशर जो है ये कम पड़ा, तुरंत क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर करना शुरू कर देगा और प्रेशर को मेंटेन कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप यहाँ से सेंस करके ये चलता रहता है। ये बहुत ही अच्छी मैकेनिकल डिवाइस है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये जो है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक रिमोट बल्ब लगा हुआ है, ये वाला स्प्रिंग देखिए यहाँ इधर ही लगी हुई है, इसके साथ निडल्स या सीट लगी हुई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेनर स्प्रिंग जिससे एंटर करेगा रेफ्रिजरेंट, और ये जो है यहाँ पर ये इसको सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो क्लोज हो जाता है सीट है ये जो है ये डायफ्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पिलोज या डायफ्राम ये चीज़ यहाँ पर आई। यहाँ का जो प्रेशर P3 जो है ये मेंटेन होता है यहाँ से, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट पास होता है इस इवेपोरेटर से, तो वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक लिमिट ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो यहाँ पर रिमोट बल्ब है इसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो एक्सपैंड होने लगता है। तो एक्सपैंड होने के साथ साथ जब एक्सपेंशन होता है तो यहाँ से इसका प्रेशर वो गैस फॉर्म में यहाँ पर जो होता है, ये गैस फॉर्म में यहाँ से यहाँ पर होगा, और वो क्या होगा कि यहाँ से इस पर प्रेशर एक आगे की तरफ मारेगा, इधर से आगे की तरफ प्रेशर देगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है जनरली होता क्या है कि 0-0 कंडीशन में यहाँ का जो प्रेशर होता है वो इवेपोरेटर प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर से बैलेंस होता है। देखो स्प्रिंग प्रेशर P2 हो गया, इवेपोरेटर प्रेशर P1 हो गया, तो P3 जो होता है वो बैलेंस होता है P1 और P2 से। तो P3 बराबर क्या हो गया, P1 प्लस P2, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे इवेपोरेटर जो होता है, अब होता क्या है कि मान लीजिए ज़्यादा देर तक इवेपोरेटर रुक गया, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट रुक गया, तो ज़्यादा वेपराइज होगा वो, और जब वेपराइज ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ने लग जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको ये वेपराइज कर देगा। तो क्या होगा कि ये जो है ये इसका प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जस्ट इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ ढकेल देगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा P3 बढ़ जाएगा P1 प्लस P2 से, तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, ढकेल देगा। इसको ढकेलेगा तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर पहुँच जाएगा, फिर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, वापस फिर से यहाँ चला जाएगा, फिर ये जो लिक्विड होगा ये फिर टेम्परेचर ये कम टेम्परेचर पर जाने लगेगा और मेंटेन रहेगा, लेवल 1 मेंटेन रहेगा प्रेशर का, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन फिर से मेंटेन हो जाएगा, वो प्रेशर बराबर हो जाएगा। फिर कहता क्या है कि मान लीजिए कि प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में यहाँ का प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है। ये तो मेन यहाँ पर जो कंट्रोल हो रहा है वो जो एग्ज़िट पर
ये लगा हुआ है रिमोट बल्ब, इसके थ्रू ये यहाँ पर ये कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये जब वेपराइज होगा तो इसकी वेपर के थ्रू यहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ये वाल्व ओपन होगा। तो अगर ये वेपराइज नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ का जो वाल्व यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वापस फिर से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये यहाँ से, क्योंकि इस तरीके का होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा, तो वापस फिर से अपनी फेज़ में आ जाएगा और ये जो है यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। और जब यहाँ का प्रेशर जब P1 P2 ज़्यादा हो जाएगा P3 से या बराबर हो जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वाल्व यहाँ प्रेशर ये वाला बढ़ेगा, जब यहाँ पर ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होते होते इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन आती है। देखिए जो भी इसकी वर्किंग है, इसकी वर्किंग का हम डिटेल किस तरीके से वर्क करता है इसका एनिमेशन भी YouTube पर दिया हुआ है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले लीजिएगा, तो सारे आपके इसके जो एनिमेशन है वो भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब ये अगली फिगर जो आप देख रहे हैं वो कैपिलरी ट्यूब की है। तो कैपिलरी ट्यूब है, इसमें ये इसको फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन टाइप डिवाइस भी कहते हैं। तो इसमें जो इसकी जो लेंथ होती है, इसमें भी रेफ्रिजरेंट फ्लो का कंट्रोल होता है। इसकी जो जनरली लेंथ होती है वो 0.5 मीटर से 5 मीटर तक रखी जाती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 मिलीमीटर से लेकर के 2.25 मिलीमीटर तक रखा जाता है। तो जनरली जो इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो जो प्रेशर ड्रॉप मेंटेन होगा, पहला तो फ्रिक्शन के कारण, तो ड्यू टू विस्कोसिटी रिजल्टिंग द फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप। और दूसरा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्लैशिंग ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू वेपर रिजल्टिंग मोमेंटम प्रेशर ड्रॉप। तो दो तरीके का प्रेशर ड्रॉप होगा इसमें, फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप और मोमेंटम प्रेशर ड्रॉप। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो जनरली इसको जो है कहाँ पर लगाया जाता है, और सभी लोगों को पता, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए ये इवेपोरेटर है, ये कैपिलरी है, यहाँ पर ये कंडेंसर है, इसके बीच में लगा दिया गया स्टेनर। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आया, ऐसे इधर से जा रहा है ये लिक्विड, ये जो है इवेपोरेटर है, ये एक्यूमुलेटर है। इस तरीके से यहाँ से होने के बाद फिर जो है ये कंप्रेसर में आ गया, ये चीज़ आती है। तो इसकी जो इसका एडवांटेज है, ये होता क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें इसी में होता है, वो होता ये है कि ये सिंप्लिसिटी इसकी बहुत सिंपल होती है और कॉस्ट इसकी लो होती है, और इसमें मूविंग पार्ट कोई ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ते। तो ये आप इस तरीके से समझ करके रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको ये हमने डिवाइसेस पढ़ाई, एक्सपेंशन डिवाइसेस, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक लो सीट फ्लोट टाइप है, अभी हमने आपको बताया भी था कि लो सीट फ्लोट टाइप, लो साइड फ्लोट टाइप और हाई साइड फ्लोट टाइप। तो लो साइड फ्लोट टाइप जो जनरली जो है ये रेयर देखने को मिलते हैं, और इसमें जो होती है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम बहुत जल्दी से रिमूव नहीं कर पाते। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर ये 4 तरीके की एक्सपेंशन डिवाइसेस ही देखने को मिलती हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि पहला था कि हैंड ऑपरेटेड वॉल्व, मतलब हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व या डिवाइस, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व और कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब सबसे सस्ती, सबसे आसान, सबसे सिंपल डिज़ाइन। तो आपने पढ़ा यहाँ पर इवेपोरेटर के बारे में और कैपिलरी ट्यूब्स और एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए फिगर बना करके। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं लैब में, उसमें भी ये यूज़ किए जाएंगे, और उसमें भी हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट आपको इसका दिया गया हो, वहाँ भी आपको ये काम आएगा, और एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये दोनों जगह यूज़ हो सकता है आपके लिए। तो हमारे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम
अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।